हेलो दोस्तों, फिर से एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज देखने वाले हैं 12th हिंदी का चैप्टर 4 अर्धनारीश्वर और इसके लेखक का नाम है रामधारी सिंह दिनकर। अब देखिए यहाँ पर अर्धनारीश्वर साफ साफ आप लोगों को यहाँ पर लिखा हुआ है अर्धनारीश्वर। इसका मतलब होता है आधा नारी, ठीक ना। अर्धनारीश्वर मतलब आधा नारी का शरीर और आधा नर का शरीर। कहने का मतलब आधा पुरुष का शरीर रहेगा और आधा महिला का पुरुष रहेगा। इसको ही हम लोग कहते हैं अर्धनारीश्वर। और अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का कल्पित रूप है। जैसे कि मैं आप लोग को एक फ़ोटो दिखा देता हूँ, आप लोग वहाँ से अच्छे से आप लोग देख के पहचान जाओगे कि आप किसको, ये फ़ोटो आप लोग आसानी से देखे होंगे, ठीक ना। तो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, ठीक ना। ये देख लीजिए आप लोग, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि देख लीजिए इस साइड देख लीजिए, इधर है पार्वती का शरीर और इधर है शंकर जी का शरीर। ये दोनों मिला के देख लीजिए अर्धनारीश्वर हो गए हैं ना। तो इसको हम लोग कहते हैं अर्धनारीश्वर, शंकर और पार्वती का कल्पित रूप है, ठीक है। यहाँ समझ गए आप लोग। तो अब देख लीजिए इस चैप्टर का पूरा निचोड़ देखेंगे। यानी कि आप लोग जब बुक में देखोगे तो यही आपको 4 से 5 पेज में समझाया गया है, लेकिन मैं वही 4-5 पेज को शॉर्ट में, ठीक ना, उसका मेन पॉइंट यही 4-5 पेज में जो था उससे मैं मेन पॉइंट यहाँ पर लिखा हूँ, जिससे होगा कि आपका ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सब्जेक्टिव यानी कि क्वेश्चन आंसर भी सॉल्व होते जाएगा। तो आप लोग शुरू से अंत तक बने रहिए, ठीक ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं थोड़ा सा लेखक का परिचय, ठीक ना, ये इससे भी ऑब्जेक्टिव रहता है। तो देख लीजिए अर्धनारीश्वर, ठीक ना। अर्धनारीश्वर क्या है? एक निबंध है। तो आप लोगों को ऑब्जेक्टिव कैसे पूछाएगा जाएगा कि अर्धनारीश्वर की विद्या क्या है। तो अर्धनारीश्वर की विद्या क्या है कि एक ये निबंध है। ओके, तो यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गया। अब देखिए जिसके लेखक दिनकर जी हैं, दिनकर जी कहने का मतलब रामधारी सिंह दिनकर जी, शॉर्ट में दिनकर भी कह सकते हैं, ठीक ना। तो यहाँ से दूसरा ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गया कि अर्धनारीश्वर के लेखक कौन है या अर्धनारीश्वर निबंध के निबंधकार कौन है। तो कौन होंगे? दिनकर जी या रामधारी सिंह दिनकर, जैसे ऑप्शन में रहेगा उस टाइप से दीजिएगा, ठीक ना। जिस रामधारी सिंह दिनकर को राष्ट्र कवि के रूप में जानते हैं। आप लोग भी जानते होंगे कि रामधारी सिंह दिनकर राष्ट्र कवि हैं। और रामधारी सिंह दिनकर का जन्म देख लीजिए, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 23 सितंबर 1908 ईस्वी में हुआ था। 23 सितंबर 1908 ईस्वी में बिहार में हुआ था, बिहार के बेगूसराय जिला में। अब जैसे कि मुंगेर, यहाँ पर देख लो मुंगेर जिला, तो मुंगेर जिला जो होता है वो बेगूसराय में ही पड़ता है। बेगूसराय के सिमरिया में रामधारी सिंह दिनकर का जन्म हुआ था। तो आप लोगों को यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक ना। अब देखिए देख लीजिए यहाँ पर भी लिखा हुआ है मुंगेर जिला के सिमरिया गांव में हुआ था, जो अब बेगूसराय जिला में पड़ता है, ठीक ना। अब देख लेते हैं इसकी कुछ कृतियाँ। अब कुछ गद्य देख लीजिए, दिनकर की प्रमुख गद्य रचनाएं, जैसे कि कुछ गद्य रचनाएं होती है, ये आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। तो पहला है मिट्टी की ओर, और ये प्रकाशित कब हुआ था? 1946 ईस्वी में। दूसरा है अर्धनारीश्वर, जो कि अभी हम पढ़ लिए हैं। तीसरा है संस्कृति के 4 अध्याय, ये ज़्यादातर पूछा जाता है, संस्कृति के 4 अध्याय, ठीक ना। चौथा है काव्य की भूमिका। पांचवा है व्हाट पीपल। छठा है शुद्ध कविता की खोज, ये भी बार बार पूछा जाता है। ये संस्कृति के 4 अध्याय, शुद्ध कविता की खोज, ठीक ना, ये दोनों ज़्यादा पूछा जाता है। अब देखते हैं कुछ प्रमुख काव्य कृति। अब कृति प्रणभंग, रेणुका,
हुंकार, रसवंती, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, नीलकुसुम, उर्वशी, परशुराम की प्रतीक्षा। ये आपको 5 या 6 है, आप लोग नोट कर लीजिए और नोट करने के बाद आप लोग याद कर लीजिए, ठीक ना। तो इतना ही था प्रमुख काव्य और कृतियाँ, ठीक ना। गद्य रचना और कृतियाँ इतना हो गया। अब देखते हैं छोटा सा पॉइंट बुक वाला, ठीक ना। निबंध देख लीजिए अर्धनारीश्वर के निबंधकार रामधारी सिंह दिनकर हैं, ठीक। ये हम बता दिए पहले ही। दिनकर जी कहते हैं कि अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का कल्पित रूप है। अर्धनारीश्वर क्या है? शिव और पार्वती का कल्पित रूप, जो कि हम पहले ही बता दिए हैं, जिसका आधा अंग पुरुष और आधा अंग नारी होता है। हम बता दिए हैं कि आधा शरीर नारी का और आधा शरीर नर का होता है, इनकी पुरुष और महिला का होता है। दोनों मिलाकर क्या बनता है? अर्धनारीश्वर। और अर्धनारीश्वर किसका कल्पित रूप है? शिव और पार्वती का, इनकी शंकर और पार्वती का। देख लीजिए और कहा जा रहा है निबंधकार कहते हैं कि नारी पुरुष गुणों की दृष्टि से समान है, यानी कि नारी जो है वो पुरुषों की दृष्टि से एक समान है। एक का गुण दूसरे का दोष नहीं है, यानी कि एक का गुण दूसरे का दोष नहीं हो सकता है, ठीक ना। यानी कि एक में अच्छा गुण है तो दूसरे में भी अच्छा गुण होगा, इसमें कोई दोष नहीं है। प्रत्येक नर के अंदर नारी का गुण होता है। प्रत्येक नर के अंदर क्या होता है? नारी का गुण होता है, परंतु पुरुष स्त्रैण कहे जाने के डर से दबाए रखता है। अगर नरों में हुए विशेषताएं आ जाए, दया, ममता, औदार्य और क्या है, सेवा आदि, तो उनका व्यक्तित्व धूमिल नहीं बनता बल्कि और अधिक निखर जाता है। यानी कि अगर किसी पुरुष में दया, ममता, औदार्य, यानी कि क्या इसको कह सकते हैं आप लोग, ममता तो कह ही सकते हैं, इसका एक अलग रूप है औदार्य, ठीक ना। और सेवा, अगर ये पुरुष में गुण आ जाता है तो वो नारी के लायक है, ठीक ना, उसमें नारी का गुण है, ठीक ना। इसी तरह प्रत्येक स्त्री में पुरुष का तत्व होता है, यानी कि गुण होता है, परंतु सिर्फ उसे कोमल शरीर वाली पुरुष को आनंद देने वाली रचना, घर की दीवारों में रहने वाली मानसिकता उसे अलग बनाती है। यानी कि उसे नारी को घर में ही रहने की क्या दी गई है? मानसिकता उसे अलग बनाती है, यानी कि नारी को ही घर में रखा जाता है सिर्फ, ठीक ना, पुरुष बाहर जाते हैं और इसलिए इसे दुर्बल कहे जाने लगा। नारी जब घर में रहने लगे तो उसे दुर्बल कहे जाने लगा, लेकिन अब ऐसा नहीं है। आगे कह रहा है क्या कि समय बीतने के साथ ही पुरुषों ने महिलाओं के अधिकार को दबाता गया, यानी कि समय जैसे जैसे बीतता गया वैसे ही महिलाओं का अधिकार को दबाया जाने लगा कि अब वो घर में रहेगी, स्कूल कॉलेज नहीं जाएगी, उसके सभी चीज़ को दबाया गया कि अब वो घर को संभालेंगे, ठीक ना। पुरुष और स्त्री के बीच अधिकार और हक का बंटवारा हो गया, ठीक ना। पुरुष और स्त्री के बीच अधिकार का हक बंटवारा हो गया। महिलाओं को सिर्फ सुख का साधन समझा जाने लगा है, यानी कि महिलाएं जो होती है अब वो सुख का साधन समझने लगे हैं, ठीक ना। अब आगे कह रहे हैं निबंधकार कहते हैं कि आदि मानव और आदि मानवी होते तो उन्हें अफसोस होता कि मैंने तो नारी में अंतर नहीं किया, हम साथ साथ रहे,
पशु और पक्षियों में भी नर नारी होते हैं, लेकिन वे नारियों पर कोई भेदभाव नहीं करते। कवि कह रहे हैं कि पशु और पक्षियों में भी नर और नारी होते हैं, ठीक ना, लेकिन उसमें कोई भेदभाव नहीं करता है। और पृथ्वी पर यानी कि मनुष्यों में नर और नारी में भेदभाव होने लगा है, ठीक ना। दिनकर जी स्त्री के प्रति टैगोर प्रसाद यानी रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक ना, प्रति टैगोर प्रसाद और प्रेमचंद जैसे कवियों के विचार से असहमत थे, ठीक ना। ये दोनों के विचार से क्या रामधारी सिंह दिनकर जी असहमत थे, यानी कि उसके बातों को नहीं मानते थे। उनकी नारी के प्रति कोमलता वादा रुमानी दृष्टि का विरोध करते थे। अब देखिए, अब यहाँ पर अर्धनारीश्वर के बारे में कई कवियों ने अपना अपना विचार दिए। कुछ कवियों का यहाँ पर विचार यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसे कि प्रेमचंद हो गए, रविंद्रनाथ टैगोर हो गए और बहुत सारे कवि हैं जिसका यहाँ पर चर्चा हुआ है। सब अपना अपना क्या किए, वोट दिए, यानी कि मत दिए हैं। तो क्या क्या होता है देख लेते हैं। तो सबसे पहला है प्रेमचंद, ठीक ना। प्रेमचंद का क्या मत है देख लीजिए। कहा है, प्रेमचंद ने कहा है कि जब पुरुष नारी का रूप लेता है, यानी कि प्रेमचंद ने कहा है कि जब पुरुष नारी का रूप लेता है तो वह देवता बन जाता है, और जब नारी पुरुष का रूप लेती है तो वह राक्षसी बन जाती है। अब देखिए, प्रेमचंद के कहने का मतलब हुआ कि अगर जब कोई पुरुष नारी का रूप लेता है, यानी कि जब कोई नर नारी का रूप लेगा तो वो देवता बन जाएगा, ठीक ना। अगर वही नारी जब पुरुष का रूप ले लेगा, नारी अगर नर का रूप ले लेगी तो वह क्या बन जाएगी, राक्षसी। ये था कहने का मतलब प्रेमचंद का। अब देखिए दिनकर जी क्या कहते हैं, रामधारी सिंह दिनकर जी कहते, यह सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि नारी कहने लगा है, नारी स्वप्रभ है, उल्टा हो गया। नारी सुगंध है, नारी पुरुष की वहाँ पर झूलती हुई माला है। पुरुष अब नारियों से कहने लगी है कि तुम्हें घर से निकालना की कोई ज़रूरत नहीं है, अकेली काफ़ी हूँ, क्योंकि नारी को कीड़ा का वस्तु मानता है, ठीक ना। ये प्रेमचंद जी, ठीक ना। जिसमें धूल कण ना लग जाए। निबंधकार कहते हैं कि प्रत्येक नर को एक हद तक नारी और नारी को एक हद तक नर बनना भी आवश्यक है। गांधी जी ने अपने अंतिम दिनों में नारीत्व का भी साधना की। अब देखिए यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव, गांधी जी अपने जीवन के अंतिम दिनों में नारीत्व की साधना की थी। ये इम्पॉर्टेंट लाइन था सबसे ज़्यादा, और यहाँ पर तो ये सब आपको क्वेश्चन आंसर में हो ही जाएगा, ठीक ना। अब देखिए लास्ट लाइन, उनकी पोती ने उन पर पुस्तक लिखी है, उसका नाम है बापू मेरी माँ है, ठीक ना, VVI। इतना ही था, बस इतना ही आप लोगों को याद करना है। इससे होगा कि आप लोगों को ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव और क्वेश्चन आंसर तो हो ही गया, ऑब्जेक्टिव भी हो गया, तो इसमें ही आप लोग पूरा जोर लगा दीजिए।